फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो रहने वाली महलों की। भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा मिस्टर गोयल को बैठे हुए 2 घंटे बीत चुके थे। रात के 10 बज गए। अब आगे गार्ड ने गेट से ही अंदर फ़ोन किया तो इत्तेफाक से अर्नब नहीं उठाया। सर, वो साहब अभी तक बैठे हुए हैं, उनसे कहो कि घर चले जाएं, अपना समय नष्ट ना करें। मैं उनसे कोर्ट के बाहर नहीं मिलूंगा। सर, रात काफ़ी हो गई है, आप सचमुच घर चले जाइए, कल फिर आ जाइए, पर अपनी तबीयत खराब मत करिए प्लीज़ सर। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो गार्ड भाई, मैं तो रोज आ सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं कल फिर आता हूँ। अच्छा भाई, गुड नाइट कहकर वो चले गए। दूसरे दिन वो फिर बंगले के सामने आ गए तो गार्ड ने अंदर फ़ोन किया और बताया, सर वो कल वाले साहब फिर आए हैं, मैं क्या करूं? तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं नहीं मिलना चाहता उनसे? बताया था सर, पर वो मिलने की जिद में बैठे हैं। ठीक है, उन्हें बैठे रहने दो कहकर अर्नब ने फ़ोन रख दिया। 2 घंटे बाद गार्ड ने फिर फ़ोन करके बताया कि वो साहब अब तक बैठे हैं, पर अर्नब टस से मस नहीं हुआ। ऐसे रोज मिस्टर गोयल आकर 2 घंटे अर्नब के गेट के सामने बैठे रहते थे, पर दोनों ही जिद्दी थे। ना तो अर्नब मान रहा था और ना ही मिस्टर गोयल, और इस बारे में मिस्टर गोयल अर्नब को भी नहीं बता सकते थे। उनके लिए एक बड़ी मजबूरी थी। रविवार के दिन मिस्टर गोयल 5-6 घंटों तक जब उसके घर के सामने बैठे रहे, तब अर्नब के बड़े भाई ने अर्नब को समझाया, अर्नब, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही अन्याय कर रहे हो उनके साथ में। वो बेचारे रोज आकर तुमसे मिलने के लिए मिन्नत करते हैं और तुम हो कि टस से मस नहीं होते, उनसे एक बार मिल क्यों नहीं लेते? भैया, तुम तो उसका पक्ष लो ही मत। वो और बेचारे कैसे हो गए? ऐसे ही मैं भी एक दिन बहुत गिड़गिड़ाया था उनके सामने, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। आज मेरी बारी है तो बदला लोगे। हाँ लूंगा। भूलो मत अर्नब कि तुम एक जज हो, न्याय करने वाली सीट पर बैठते हो, और इस मामले में मैं देख रहा हूँ कि तुम व्यक्तिगत हो रहे हो। ये तुम्हारे कर्तव्यों के खिलाफ है। भैया, आप मुझे मत बताइए मेरे कर्तव्य, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो तो फिर उनको आम आदमी की तरह ट्रीट करो। अगर एक आम आदमी तुमसे मिलना चाहता हो तो क्या नहीं मिलोगे? अब अर्नब चुप था। अच्छा, अपने मन से नहीं मिलना चाहते हो तो कम से कम मेरे कहने से मिल लो, पूछ तो लो आखिर क्या बताना चाहते हैं। ठीक है भैया, सिर्फ आपके कहने पर मैं उनसे मिल लेता हूँ। उसने घंटी बजाई। एक गार्ड अंदर आया। वो जो साहब बाहर बैठे हैं उन्हें बुला लाओ, मेरे ऑफिस में लेकर जाओ कहकर वो अपने ऑफिस में चला गया। थोड़ी देर में मिस्टर गोयल उसके ऑफिस में आ गए। बैठिए, आपके पास 5 मिनट का समय है, बोलिए और चले जाइए। धन्यवाद सर, मुझे 5 मिनट देने के लिए। मेरे लिए 5 मिनट पर्याप्त है। आरना बहुत ही जिम्मेदार और महान लड़की है सर, मैं उस पर जितना भी गर्व करूं कम है। उसने आपके और मेरे लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया। जब आरना की ट्रेनिंग चल रही थी तब वहाँ एक डीएसपी लड़का था, हर्षदीप। वो आरना को पसंद करने लगा। आरना के साथ उसने बदतमीजी भी की और आरना ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था। अर्नब ये सब सुनकर एकदम शॉक्ड था। उसे तो कुछ भी नहीं पता था। जब उसके पिता सांसद थे तो एक दिन मेरे घर आ गए। उसने आपको जान से मार देने की धमकी दी और मुझे सस्पेंड करा देने की धमकी दी। हो सकता है उस दौरान किसी ट्रक ने आपको सिर्फ ठोकर मारकर छोड़ दिया हो, क्योंकि बाद में उसने बताया था कि इस बार तो सिर्फ आपको ठोकर मारा है, परंतु अगली बार ट्रक सीधे आपके ऊपर गुजर जाएगा। अर्नब ने रिकॉल किया। सचमुच उसके साथ ये घटना हुई थी। वो ट्रक वाले पर चिल्लाया था, परंतु ट्रक उसे गिराकर तेजी से निकल गया था। फिर उसने मुझे झूठे केस में फंसाकर सस्पेंड करवा दिया ताकि वो आरना को शादी के लिए मजबूर कर सके। अगर वो ये सब आपको बताती तो आप पक्का कुछ कदम उठाते, और वो लोग इतने ताकतवर थे कि उसके बदले वो मुझे और उसकी मम्मी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए उसने अपनी खुशियों को ताक में रखकर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप नहीं जानते सर कि वो आपको कितना प्रेम करती है, इतना कि अगर आप उसे फांसी भी दे देंगे तो उसे हंसकर स्वीकार कर लेगी वो। अर्नब एकदम चुप था। अच्छा सर, आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। अब फैसला आप पर है सर, शुभ रात्रि। ये कहकर आरना के पिता बाहर निकल गए। दूसरे दिन पेशी थी। आरना 1 सप्ताह तक जेल में थी
और मन चाहे जितना भी शांत हो, जेल में रहने का असर शारीरिक और मानसिक रूप से भयंकर पड़ता है। वो 1 सप्ताह से ठीक से खा पी भी नहीं रही थी। उसे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया था। और इधर अर्नव आज उसके लिए क्या फैसला लेने वाला है, ये उसके लिए अनिश्चित था। वो थोड़ी चिंतित भी थी कि अर्नव शायद उसे कड़ी सजा दे, इसलिए वो बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वो तैयार होकर कोर्ट ले जाने का इंतजार कर रही थी। उसे बताया गया कि आज उसका केस शाम को है। सुबह उसके पिता आकर उसके लिए फ्रूट्स दे गए थे और कहकर गए थे कि वो सीधे कोर्ट में ही मिलेंगे। घर पर आकर सुमित्रा देवी ने उनसे पूछा, आपको क्या लगता है जी, अर्नव आज क्या फैसला करेगा? क्या पता सुमित्रा जी, मैंने तो उसे पूरा घटनाक्रम बता दिया था, बाकी केस के बारे में तो बता नहीं सकता। अगर विपक्ष के वकील ने ये साबित कर दिया कि वो हत्या के मामले में दोषी है तो उसे सजा तो देनी ही पड़ेगी। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा तो है नहीं, बाकी अंतिम निर्णय तो जज का ही होता है ना? सुमित्रा देवी ने पूछा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जज निजी जीवन की घटनाओं से भी प्रभावित होता है और आरना ने एक तरह से उसे धोखा ही दिया है, तो उसके मन में अगर जरा सी भी ये बात आई तो वो सजा और कड़ी कर देगा। तो क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हम ऊपर अपील करेंगे। हाँ सुमित्रा, वो तो करेंगे ही, परंतु अगर यहीं से बरी होकर दोष मुक्त हो जाए तो आगे केस ही नहीं बनता। ठीक है, आज मैं दिन भर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। पुलिस सारे कैदियों को जिनकी पेशी थी उन्हें लेकर कोर्ट में पहुंच गई थी। उनमें आरना भी थी। वो बाहर गैलरी में ही बैठी थी क्योंकि उसका केस 4 बजे के आसपास लगने वाला था। उसके पापा और वकील साहब भी वहीं पर खड़े थे। बेटा, तुम चिंता मत करना, अगर बेल नहीं मिली तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे, पर तुझे जल्दी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है पापा, पर अब मेरे अंदर शक्ति नहीं बची है। जीवन से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते थोड़ा सा थक गई हूँ। जो फैसला करना है आज ही कर दे, ताकि मैं मानसिक रूप से शांत हो सकूं। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तुझे जल्दी से घर ले जाऊंगा। हमने कोई बुरे कर्म थोड़ी ना किए हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनेगा। उसके पिता सुबकने लगे। चुप हो जाइए पापा, ये सब तो भाग्य का खेल है, कभी सुख तो कभी दुख, और लगता है मेरे भाग्य में भगवान ने कुछ कम ही सुख लिखा है, इसीलिए ये सब झेल रही हूँ। ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आरना की भी आंखों में आंसू थे। तभी उसके नाम की मुनादी हुई। आरना जब कोर्ट के अंदर गई तो अर्नव किसी काम में व्यस्त था। जैसे ही उसकी आंखें चार हुई, उसका दिल धक से हुआ। साइलेंस प्लीज, थोड़ी शांति बनाए रखिए, अर्नव बोला। भंडारी साहब, मैंने जो जो कहा था वो सारी चीजें आज आप लेकर आए हैं। जी सर, हमने आरना देवी से और जानकारियां ली हैं, उनके आसपास के लोगों से, हर्ष के विभाग के लोगों से, उनके परिसर से, सभी से पूछताछ की है। हमने आरना देवी के भी विभाग से पूछताछ की है। गवाह के रूप में और सिर्फ 2 आयकर अधिकारी ही आए हैं। हालांकि उस दिन जब हर्ष गिरा था तो वहां पर 3 अधिकारी मौजूद थे। तो क्या आपने तीसरे से कंसर्न ले लिया है कि जो भी ये लोग बयान देना चाहते हैं वो भी वही बयान देना चाहते हैं? हाँ सर, हमारी बात हो गई है। उन्होंने अपना बयान लिखकर हमें भेज दिया है। और सीसीटीवी फुटेज मिला या नहीं? हाँ सर, थोड़ी दूरी पर एक घर में सीसीटीवी लगा था, वहां से हमने कलेक्ट किया है। बहुत साफ तो नहीं है, परंतु दिखाई दे रहा है। तो फिर एक काम कीजिए, सीसीटीवी फुटेज हम सबसे आखिरी में देखेंगे, पहले गवाहों को बुलाइए। सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आयकर अधिकारी हूँ और दिल्ली में निवासरत हूँ। उस दिन टीम के साथ मैं भी वहाँ आया था। जब हमने उनके घर पर छापा मारा तो वहाँ सिर्फ कुछ महिलाएं और सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उस वक्त ना तो हर्ष वहाँ आया था और ना ही आरना देवी। करीब 1 घंटे की कार्रवाई के बाद पुलिस की टीम के साथ हर्ष वहाँ आया था। आते ही उसने हमारे सामने ही आरना देवी को फोन किया और उसे तत्काल आने की हिदायत दी। वो तो आरना देवी के ऊपर दोषारोपण भी कर रहा था कि उसी की वजह से रेड पड़ी है। फिर सर तभी आरना देवी आई। हर्ष ने उन्हें ऊपर जाने के लिए कहा। वो काफी गुस्से में थे। फिर आरना देवी ऊपर चली गई और बालकनी में खड़ी थी। इतने में हर्ष भी ऊपर गया। हम नीचे एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि अचानक हर्ष धड़ाम से नीचे गिरा। उस समय हम सब में से कोई भी ऊपर नहीं देख रहा था। मतलब उसके जाने और गिरने के बीच कितना समय लगा होगा? अर्नव ने पूछा।
सर मुश्किल से 5 मिनट, मतलब हाथापाई की संभावना नहीं है, संभव ही नहीं है सर। वो तो सीसीटीवी में भी दिख जाएगा। ओके, और कोई विशेष बात जो आप बताना चाहेंगे? सर, हमने लोकल आयकर विभाग को इस रेड के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी, अतः इस बात की संभावना नहीं है कि आरना देवी को इस छापे के बारे में पता हो। हाँ भंडारी जी, क्या दूसरे अधिकारी का भी यही कहना है? जी सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बताइए सर, अर्नब बोला। सर, हर्ष बहुत गुस्से में ऊपर गया था, तो स्वाभाविक है कि आरना देवी को भी बुरा लगा होगा। जब हर्ष गिर हुआ तो आरना देवी उनके सामने ही थी। हर्ष को गिरता देख उन्होंने जाने दिया, जबकि वो उसे पकड़ सकती थी, और मुझे लगता है उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। दिखाइए सीसीटीवी फुटेज, अर्नब बोला। सभी के सामने सीसीटीवी फुटेज को चालू किया गया। स्क्रीन बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं थी और कवरेज भी दूर का था। हाँ, लेकिन उस समय क्या हुआ था ये दिख रहा था। अर्नब ने देखा कि हर्ष गुस्से में तेजी से उसकी ओर हाथ उठाए आ रहा था, मतलब वो उसे मारना चाहता था, परंतु उसके एकदम नजदीक आने से पहले उसका एक पैर स्लिप हुआ और बैलेंस बिगड़ गया। वो एकदम से आरना के नजदीक से नीचे गिरने को हुआ। आरना ने उसे पकड़ने की कोशिश की। आरना का एक हाथ उसके सीने के ऊपर और एक हाथ पीठ की तरफ था, पर वो नीचे गिर गया। देखिए सर, मैंने कहा था ना कि आरना देवी चाहती तो उसे रोक सकती थी, परंतु बदले की भावना में उसे छोड़ दिया। ये तो मर्डर है सर। बचाव पक्ष के वकील साहब, आप बोलिए। सर, फुटेज से ये साबित होगा कि आरना देवी की मंशा क्या है। इसमें तो बल्कि ये दिख रहा है कि उसने हर्ष को बचाने की पूरी कोशिश की, परंतु बचा नहीं सकी। और वैसे भी गुस्से में आदमी का बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। सर, हर्ष इतने गुस्से में था कि खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अगर वो शांत मन से ऊपर गया होता तो शायद स्लिप भी नहीं होता और बच जाता। आरना देवी, आपको ये अर्नब बोल ही रहा था कि आरना अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई। गिरते समय उसका सिर बेंच से टकराया और वो बेहोश हो गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।